चलिए, आपका आखिरी चैप्टर बचा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट का। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, क्या होता है। ठीक, पहले कुछ पॉइंट समझ जाते हैं, क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्या होता है उनका हमारे जीवन में महत्व। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, मतलब जो स्वतः बने हैं, जैसे नदी, तालाब, पोखरी, है ना। हालांकि पोखरी तो हम लोग बनाते भी हैं, लेकिन कुछ होती है जो बनी हुई होती है। और नदी की बात कर ले, जल की बात कर ले, जंगल की बात कर ले, पहाड़ की बात कर ले, है ना, पर्वत की बात कर ले, ये हमें क्या हुए हैं, है कि नहीं, ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे क्या ये हमारे जीवन में महत्व, क्या ये महत्व डालते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो पहली चीज होती है प्राकृतिक संसाधन में होता है जैव विविधता। आप जानते हैं वातावरण में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव, अगर जैव विविधता ना हो, सपोज दैट, मानो विविधता का मतलब जीवों में विविधता, अगर जीवों में विविधता ना हो तो सोचिए क्या होगा, समझ रहे हैं क्या होगा। तो जैव विविधता, अगर वातावरण का प्रत्येक जीव एक जैसा हो, सपोज दैट अगर सभी जीव एक जैसे हों तो क्या होगा, हम किसी जीव को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसे जीव दिए हैं जो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंतर पाया जाएगा। तो प्रत्येक जीव में या प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जीवों में पाई जाने वाली इसी विविधता को, इसी अनेकता को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता बहुत जरूरी है। अगर जैव विविधता सभी जीव मान लेते हैं, मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब एक जैसे होते तो हम पहचान पाते कौन सा जीव हमारे लिए सही है, कौन सा जीव भक्ष है, कौन सा अभक्ष है, कौन सा पालतू जानवर है, कौन सा जंगली जानवर है, कैसे पहचानेंगे। अगर ये नहीं होता, जानकारी इसकी नहीं होती, जब वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, तो हमने जाना था कि जीवों को किन लक्षणों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था, समझ रहे हैं ना। तो प्राकृतिक संसाधन में जैव विविधता, प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, और वो आर्थिक रूप से भी हमें फायदा देते हैं। जैव विविधता, गाय प्रॉफिट देती कि नहीं, दूध वगैरह बेच देते हैं, भैंस, है ना, कभी कभार तो भैंसिए बेच देंगे, है कि नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा लालच होता है, वो दूध दे रही है तो ठीक है, और नहीं दे रही तो भैंसिए गायब। तो वो प्रॉफिट दे रही कि नहीं दे रही है, वो जीव में प्रॉफिट दे रहे कि नहीं दे रहे। जब तक बकरी दूध दे रही है ठीक है, नहीं दे तो बकरवा उसका बेच दो, उसका बच्चा बेच दो, व्यवस्था है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं जल चक्र। क्या होता है जल चक्र। जल चक्र का मतलब क्या होता है, देखिए जो जल होता है वो लगातार पृथ्वी पर आता रहता है, वो चक्र के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है हम यही आपको समझा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहले जल पृथ्वी पर अवेलेबल है, यहां पे सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा वो क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और उसके बाद पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसे अपनी ओर, फिर ये जब वाष्प बन के उड़ेगा तो फिर पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसे अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। फिर ये वर्षा के रूप में आ जाएगा, ठीक है, और बारिश होगी तो ये कहाँ आएगा, जमीन के अंदर भूमिगत जल बन जाएगा। फिर पौधे इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, समझ रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि पौधे के किसी भाग से हुई जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जब पौधे के किसी भाग से जल कम होता है तो यहाँ बारिश तो पौधे ने करा दिया, लेकिन जो पानी आया वो फिर क्या कर लिया, जमीन के नीचे से अवशोषित कर लिया और फिर उसे वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन द्वारा छोड़ दिया। अब यहाँ हम समझ रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई तालाब वगैरह है, नदी वगैरह है, जो भी समझ लें हम। अब तालाब में जो पानी था, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो फिर वाष्प बनेगा, फिर उड़ेगा। तो ये क्या है, जल एक चक्र के रूप में काम करता है। हमारे द्वारा भी उपभोग किया गया जल वैसे ही काम करता है। जैसे मान लेते हैं हमने पानी पिया, ठीक है, पसीने के माध्यम से वो वाष्प बन के उड़ेगा, फिर बारिश होगी, बरसात होगी, वो भूमिगत जल बनेगा, जमीन के नीचे जाएगा। फिर हैंडपंप है ना, हैंडपंप या फिर बोलते हैं उसको समरसेबल वगैरह, ट्यूबवेल, जिससे भी यूज कर सकते है ना, पानी जो नल होता है उससे पानी को फिर पिएंगे, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये क्या हो रहा है, पुनर्चक्रण हो रहा है ना, जल लगातार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल परिवर्तित हो रहा है। आप जानते हैं ना, ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, केवल एक जगह से दूसरी जगह हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो जल एक माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह फिर अपनी जगह पे आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जल चक्र। अब ये जल बताइए, ये जल चक्र है, ये किसी कंपनी ने बना के रखा है,
कि चलो भाई टाटा कंपनी को दे दिया जाए, जल चक्र वाला सिस्टम टाटा कंपनी संभालेगी, है कि नहीं, ये जैव विविधता वाला अडानी कंपनी को दे दिया जाए। यहाँ इनका हक नहीं है, नहीं तो यो दे दिया जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालांकि सबसे ज्यादा भाई देश को देखिए जो डोनेशन देते हैं वो टाटा। ठीक है, बात करते हैं आगे। जैव विकास क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए जैव विकास क्या होता है। जो प्राकृतिक संसाधन की बात करें इसमें जैव विकास भी आता है। अगर जीव का विकास न हो, जैव विकास क्या होता है जानते हैं ना, जटिल जीवों से सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। छोटे छोटे जीव, पृथ्वी पर सबसे पहले बैक्टीरिया पैदा हुए, है ना, उससे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, विशालकाय हाथी, जिराफ, है ना, छोटे जो बड़े बड़े जीव हैं उनकी नींव कहाँ से पड़ी। अरे भाई अगर कोई घर बनाया जाएगा, मान लेते हैं कोई घर बनाया जाएगा तो ऐसे ही पहले 20 तल्ला बना देंगे फिर नीचे नहीं भरेंगे ना, पहले भैया पहले नींव भरी जाएगी उसके बाद उठाई जाएगी ना बिल्डिंगें बड़ी बड़ी। तो वैसे ही जैव विकास क्या होता है, तो छोटे छोटे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो जैव विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरे भाई जैव विकास का मतलब जीव के विकास में, सपोज दैट मानो एकदम बेसिक चीज मानो, बेसिक कॉन्सेप्ट, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी कंपनी पेड़ बनाती है बता दीजिए, कोई ऐसी कंपनी है पेड़ बना दे। हम उसके बीज से नया पौधा बना सकते हैं लेकिन स्वयं पेड़ पैदा तो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हम उसके जीन में परिवर्तन करके नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन बिना प्राकृतिक चीज को टच किए हम कोई चीज बना नहीं सकते। दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बना सकते। गेहूं कौन कंपनी बनाती है कोई कंपनी, आटा बना देंगी, है कि नहीं? हाँ महाराज, ठीक है बना देंगी लेकिन नहीं बना सकते क्या, पौधे। तो जैव विकास अब क्या होता है, जैव विकास अब समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि जो जैव विकास होता है उसमें भी प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैव विविधता समझ में आ गया, जल चक्र आ गया। अब जो कोई जीव है, मान लेते हैं जंगल में कोई जीव रहता है तो उसके विकास के लिए उसके मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, जल, है ना, माता पिता। अगर मान लेते हैं अगर इसमें से उसको जल का अभाव हो गया, वो डेवलप होगा नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा डेवलप होगा। अरे यार कुपोषण हो जाना है उसे, है कि नहीं? भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। आप जानते हैं जब किसी जीव को लगातार या एक ही साथ कई पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कुपोषण बोलते हैं। जब किसी जीव के शरीर में एक ही साथ कई पोषक तत्वों की कमी होती है उसे कुपोषण बोलते हैं। तो जैव विकास में भी प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके बुक में 2 वर्ड दिए गए हैं, एक होता स्वस्थान, एक होता उत्स्थान। समझ रहे हैं? स्वस्थान क्या होता है, उत्स्थान। पहले मीन समझो, अर्थ समझो क्या होता है। स्व माने अपने आप, उत्थान का मतलब निर्माण करना, विकास करना, कल्याण करना, ठीक है, अपने आप कल्याण करना। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप कहीं किसी जगह पे रह रहे हैं और आप वहां पे सुरक्षित नहीं है, ठीक है, किसी जगह आप रह रहे हैं और आप वहां सुरक्षित नहीं है तो क्या किया जाएगा कि आपके चारों तरफ, गांव में नहीं बाउंड्री वगैरह जिसको बोला जाता है, चारों तरफ बाउंड्री मार दी जाएगी तो आप उसके अंदर आप सुरक्षित है कि नहीं है। क्या होता है, जैसे आप चिड़ियाघर देखते हैं, किया जाता है, चिड़ियाघर एक स्वस्थान है, स्वस्थान है। क्यों स्वस्थान है? चिड़ियाघर में क्या किया जाता है कि जब किसी जीव को, समझ रहे हैं, जब कोई जीव जहां रह रहा है उसे वही सुरक्षित आवास छोड़ दिया जाए, उसे वही छोड़ दिया जाए, लेकिन बाहर से जाने वाले पे क्या लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। आप यहां रह रहे, मान लेते हैं यहां कोई जंगली जानवर, इसी कमरे की बात करें, इसी क्लास की बात करें, यहां कोई जंगली जानवर रहता है और बाहर से कोई आके रोज उसे मार के लेके चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस जीव को जिंदा रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री मार देंगे, ताला मार देंगे, अब जीव अंदर रहेगा। जो जंगल है, जिस जीव को जैसा पर्यावरण, जैसा वातावरण चाहिए उसे उसी वातावरण में रहने दिया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मतलब मान लेते हैं बहुत बड़ा सा जंगल है जहां पे कई लोग जाके शिकार करते हैं जानवरों का, अब क्या किया जाए, उसके चारों तरफ बाउंड्री मार दी जाए, जगह जगह बोर्ड लगा दिया जाए कि अब ये क्या बन चुका है, चिड़ियाघर बन चुका है, इसके अंदर जाने पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप इसके अंदर शिकार नहीं कर सकते। तो वो जीव का, वहां के जीवों का जीवन सुधर गया कि नहीं सुधर गया? हालांकि वहां तब भी शेर हिरण को मार के खाएगा, ऐसा नहीं कि हिरण शेर, है ना, इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो शेर है वो हिरण को मार के खाएगा, टिड्डा तब भी घास खाएगा, सर्प तब भी मेढक खाएगा, उनको उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, वो अपना भोजन लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा पॉइंट क्या, उसे बोलते हैं स्वस्थान, स्वस्थान, ठीक है, उत्स्थान। अब क्या करना है भाई, अब दूसरी चीज है, इस कमरे में आप सुरक्षित नहीं है,
आपको क्या किया जाए, अगले कमरे में लेके जाया जाए और जो सुविधा आपको यहां मिल रही है वही सुविधा वहां आपको दे दी जाए। वो क्या है, उत्स्थाने। समझ रहे हैं? मतलब जब कोई जीव विलुप्त होने वाले होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं, तो उन जीवों को उठा के कहीं दूसरी जगह पे रख दिया जाता है और उन्हें जैसा वातावरण उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए, उन्हें वैसा वातावरण, जो भोजन उन्हें चाहिए वैसा भोजन देना ही क्या कहलाता है, उत्स्थाने कहलाता है। पॉइंट समझ में आ गई? स्वास्थाने में जीव रहते वही हैं, केवल उन्हें सुरक्षा दे दी जाती है। जैसे चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, ये क्या है, ये स्वस्थाने के अंतर्गत आते हैं। उत्स्थाने का मतलब जीव को एक जगह से वे जातियां जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो गायब होने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। काला कौवा हमारे यहाँ से गायब हो रहा है, केयर कर रहे हैं। गिद्ध तो गायब हो गए, चील वगैरह तो शायद कभी कभार दिख जाते हैं बेचारे। तो क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि वो भाई जब आदमी खुद एक गिद्ध हो गया, गाय जरा सा कमजोर हुई नहीं, उसका कांड कर देते, बेच देते, ले जाओ भैया। अगर कोई छोड़, आजकल घर पे किसी का कोई जानवर मरता है, इन रेयर केस मरता है। बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो गया, कल परसों बीमार हुआ, तब उसको है ना, अगर बेचने लायक रहता तो वो बेच देते, लेकिन यह व्यवस्था भी नहीं हो पाती। समझ रहे हैं ना? आदमी बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया है, जिसकी वजह से पारितंत्र में क्यों खलबली क्यों मची हुई है वातावरण में? भाई हम दूसरे का भी भोजन खा रहे हैं। समझ रहे? सर्प हम लोगों के खाने के लिए बना था, गर्दन गया, उबाल दिए, खाने वाली हम लोगों की खाने की चीज थी। कीड़े मकोड़े हम लोग खाने वाले थे। अरे भैया वो चिड़िया का भोजन था, वो द्वितीयक है ना, द्वितीय को भोगता खा था। लेकिन हम लोग ससुर इतने दलिद्र हो गए कि हम लोग है ना, प्रथम वाला तो खा ही रहे हैं, द्वितीयक वाले को भी उजाड़ दे रहे। कुछ हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब खाएंगे। कुछ ऐसा बचा है जो पृथ्वी पर मानव ने ना खाया हो? लात घुसा से लेके, है कि नहीं, हमने सब कुछ खाया हुआ है। सोच लीजिए। बात करते हैं स्वास्थाने उत्स्थाने, समझ में आ गया बाबू? देखो स्वास्थाने का मतलब उसे वही रहने देना है, बाहर से उसे सुरक्षा देनी है, और उत्स्थाने में उसे उस जगह से ले जाके, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है भाई, आ जाएगा कौन उठा ले जाएगा, तुमको अकेले हो तुम, इससे अच्छा तुम चलो मेरे घर, तुमको जो जो चाहिए, तुमको शाम को तुम कोका कोला लेते हो तो कोका कोला ले लेना, पेप्सी चाहिए तो है ना, पेप्सी चाहिए तो पेप्सी ले लो, है कि नहीं, माउंटेन ड्यू चाहिए तो माउंटेन ड्यू ले लो, लिमका चाहिए तो बेटा लिमका ले लो, नींबू पानी ले लो, तुमको जो चाहिए, फ्रिज में रहना तो फ्रिज में रहो, है ना, तुमको मन करना तो या बरामदा में सो जाओ, है मेरी वाली कोठरी में सो जाओ, रजाई ले लो, गद्दा ले लो, सब ले लो। लेकिन उसे उचित वातावरण, जिस वातावरण में वो रहना चाहता है, जिस वातावरण में वो जीवित रह सकता है, वैसा वातावरण देना, वो कहलाता है बाबू उत्स्थाने। समझ में आ गई बात है? अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गंगा सफाई। ठीक है, बहुत देख रहे हैं ना, जितनी सरकारें आती हैं वो उनका पहला मुद्दा होता है, मैं गंगा को साफ करूंगा, मैं गंगा को साफ करूंगा, मैं गंगा को साफ करूंगा। गंगा माँ मुझे बुला रही है, लेकिन हम गंगा माँ के लिए कितना काम कर रहे हैं? गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। लगभग 2500 मतलब 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समझ रहे? लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार की बात कर ले, है ना, इन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे कई लोग इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, इसे पवित्र, पूरी दुनिया की सबसे या भारत की सबसे पवित्र नदी किसी को माना जाता है तो वो गंगा को माना जाता है, इसे पूजा जाता है। लेकिन आप जाके देखिए, इतनी गंदगी पड़ी है कि पूछिए मत। लॉकडाउन में गंगा में लाशें तैर रही थी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये व्यवस्था थी, लाशें तैर रही थी गंगा सफाई के नाम पे। होता क्या है कि कई साल से आप देख रहे हैं गंगा सफाई की योजना चली जा रही है। सन 1985 में देख रहे हैं ना, आजादी के कुछ ही साल के बाद गंगा सफाई की योजना चल रही है। आज आ गया 2022, लेकिन क्या गंगा साफ हुई? गंगा साफ नहीं हुई। आज भी फैक्ट्रियों के नाले, है ना, हमारे घर के आसपास के जो नाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो गंगा नहीं है, लेकिन जिन जगहों पर गंगा होती है वहां पे नदी के, है ना, गांव के जो नाले होते हैं वो कहाँ गिराए जाते हैं? नदी में गिराए जाते हैं। समझ रहे हैं? जितना भी चीज उठा वो, है ना, जितनी भी चीजें उठी उन्हें उठा के कहाँ फेंक दिया गया? जितना भी कचरा है वो नदी में डाला गया। सफाई कहाँ से होगी? एक व्यक्ति के चाहने से सफाई नहीं होने वाली। जो सरकारें आती हैं वो वादा तो करती है कि हम साफ कर देंगे, लेकिन वो उन चीजों मुद्दों से भटक जाते हैं। इनको सफाई के कई जगह पे इसी गंगा के पानी को पिया जाता है। समझ रहे हैं ना? फिल्टर करके इस पानी को पिया जाता है। तो फिल्टर तो कर देंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया थोड़ी फिल्टर, कितना फिल्टर कोई करेगा? कुछ ना कुछ तो रह ही जाना है। कभी आ गया बाल्टी में विटामिन सी तो समझ लेना। ठीक है, विटामिन सी का मतलब आंवला वगैरह, गलत ना सोचे।
ठीक है, समझ में आ गया। गंगा की सफाई कब से शुरू हुई? 1985 से। लेकिन सरकारें जो आती है वो करती क्या? वादा तो कर देती हैं, फिर बाद में उसे दरकिनार कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती। बजट पास हो जाता है, इतने रुपए का बजट है, उतने रुपए का बजट, लेकिन क्या गंगा आज तक साफ हुई? नहीं। हर व्यक्ति चाहेगा तो गंगा साफ होगा। अब मैं आपको कहूं कि गंगा की सफाई कीजिए, गंगा की सफाई कीजिए, कल मेरे घर कुछ कचरा निकल जाएगा, फेंक के चला, अरे तो चलो मेरे का। देखिए कुछ लोगों का ये डायलॉग होता है कि क्या मेरे करने से हो जाएगा? अरे भैया तुम तो करो, शुरुआत तो करो, श्री गणेशाय तो करो, तुम शुरू करो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा देख के कोई दूसरा ना करे, उसको देख के तीसरा ना करे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है जानते हैं? भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पे व्यक्तियों की ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ले रहे थे, हाँ बोलो क्या कर रहे हो, हेलो, हाँ वहीं बैठे हैं, अच्छा हाँ हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा आ रहा हूँ। ये क्या है? मानसिकता क्या है? रोड किसी के बाप का है? पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, आप वहां पे क्यों थूक रहे हैं? बहुत थूकने का शौक हो, पान खाने का शौक होता है, लेके चलो थूकदान, थूक के बंद कर लो, जेब में रख लो, फिर थूको, फिर रख लो, है कि नहीं? जगह भाई देखिए, हर व्यक्ति सफाई सोच से होती है, जबान से थोड़ी कह देना कि मेरा भारत बहुत स्वच्छ है। चलो देखो भारत स्वच्छ है, रोड देखो रंगीन कर देंगे, 4 व्हीलर वाले दरवाजा खोल के थूक के फिर बंद कर लेते हैं। जाओ, कहाँ जा रहे हो भाई? एक व्यक्ति चाहेगा तो स्वच्छ होगा भारत, समझ रहे हैं? और जहां स्वच्छता होगी, अगर स्वच्छता होगी तो कोई बैक्टीरिया, कोई है ना, कोई कीटाणु, कोई रोगाणु पैदा होगा नहीं। तो भारत का हर व्यक्ति जब स्वस्थ होगा, और आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब वातावरण ही स्वस्थ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ होगा? और जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका दिमाग कैसे सही होगा? जब दिमाग ही सही नहीं है तो आइडिया नए नए कहां से आएंगे? दिमाग अपने आप में खुदे उलझा पड़ा है बेचारा कि इधर से क्या महक रहा है, तो इधर से क्या महक रहा है ना, इधर से विटामिन सी, इधर से विटामिन डी, कौन ले, कौन खतरनाक है, समझ रहे हैं ना? तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण। आप जानते हैं प्रदूषण, आज प्रदूषण क्या है? किस चीज से प्रदूषण नहीं हो रहा है ना? प्रदूषण तो इसके बारे में वीडियो बन चुका है, ज्यादा नहीं जाएंगे। प्रदूषक की वजह से जो कुछ भी चीजें आप उत्पन्न होती है वही तो प्रदूषण है। अरे भाई गंगा का जो आपका वाहन है उससे निकलने वाला धुआं, वो क्या कर रहा है? प्रदूषण। आपका डीजे क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके घर चूल्हे से निकलने वाला धुआं क्या कर रहा है? प्रदूषण। समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा की हवा बह रही है, छोटे छोटे जो बहुत धूल के कण उड़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? प्रदूषण, है ना? आप गाय भैंस को कहाँ ले जाके नदी में धो रहे, क्या हो रहा है? प्रदूषण। नाले का पानी नदी में, क्या हो रहा है? प्रदूषण। हर जगह तो प्रदूषण ही प्रदूषण है ना? पार्ले बिस्किट खाया, पैकेट फेंक दिया, या किसी ने जला दिया, क्या हो रहा है? प्रदूषण। दुकानदार के सामने अगर आप पैकेट फेंक देते तो सवेरे क्या करता है? सबसे पहले आता है कि नहीं, पहले कागज वगैरह जो होते हैं उसको क्या करता है? वो जला देता है। तो वो जलाने के बाद क्या हो रहा है? प्रदूषण। अगर आप उसे उठा के लेके चले जाते तो वो ना होता, ना वो जलाता, ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी प्लास्टिक, ना वो जलाएगा, तो प्रदूषण हुआ कि नहीं? इंदौर की बात मैं कह रहा हूं कि इंदौर में लोग अपने पास, अपने 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं, जो 4 व्हीलर से चलते हैं, वो लोग भी अपना डस्टबिन रखते हैं गाड़ी में, ताकि जब भी जरूरत पड़े जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, खराब पदार्थ या जो कुछ भी मिले उसे क्या करें? डस्टबिन में डाल दें, है कि नहीं? हम लोग कितना फॉलो करते हैं हम जानते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं बाबू, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन कितने कैटेगरी के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नवीनीकरण, दूसरा होता है अनवीनीकरण। नवीनीकरण हम जानते हैं, अनवीनीकरण भी हम जानते हैं। फिलहाल मैं आपको लाइटली समझा देता हूं। वे पदार्थ या वे तत्व जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, वे स्रोत जो जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सके, वो होते हैं नवीनीकरण, और जिन्हें हम दोबारा प्राप्त ना कर सके वो होते हैं अनवीनीकरण। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, इसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीवन रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक सूर्य रहेगा, और जब तक सूर्य रहेगा तब तक उसमें एनर्जी रहेगी, और एनर्जी रहेगी, जब तक उसमें एनर्जी रहेगी तब तक हम क्या कर सकते हैं? अपना जो भी जिस तरह से एनर्जी हम पढ़े हैं इसके बारे में, जिस तरह से हम चाहे सोलर कुकर की बात कर दें, सोलर सेल की बात कर लें, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अनवीनीकरण वे स्रोत जो सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है? उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए एक बार पृथ्वी को फिर से उलटना पलटना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करेंगे? जितने जीव सब मर जाएंगे, सबको दफन कर देंगे, सड़ जाएंगे, फिर बनेंगे मिट्टी के तेल। ये मेरे बाबा निकल रहे हैं, कौन कहेगा मेरे दादा निकल रहे हैं मिट्टी के तेल बन के। हाँ, तो फिर पृथ्वी पर जीव आएगा कि नहीं? जीवन तो आएगा ही आएगा,
हाँ तो भाई, अरे वही ना बात, जैसे हम लोग जानते हैं ना, हम लोग आभास करते हैं कि नहीं करते। देखो हमारे यहाँ वो तारों को दिखवा के बता दिया जाता है, ये तुम्हारे बाबा हैं, देखो तुम्हारे बाबा चमक रहे हैं। बचपन वाला याद है कि नहीं आ रहा है ना? बड़ा सा सितारा अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है, देखो तुम्हारे दादा तुमको बुला रहे हैं, बुलाएंगे, दादा दादा लिवाक चले हमको, ठीक है। नवीनीकरण अनवीनीकरण समझ में आ गया। जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और उसे नवीनीकरण, जिसे प्राप्त नहीं कर सकते वो अनवीनीकरण। बात करते हैं अब प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्या क्या उनका महत्व है, क्या क्या वो फायदे देते हैं, क्या क्या वो नुकसान देते हैं। फिलहाल तो नुकसान बहुत कम ही देते हैं। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति कतई आपके साथ छेड़छाड़ ना करेगी। समझ रहे हैं? कब वो ऐसा हुआ है कि आप घर में सोए तो आए तुमको आंधी उठा के लेके चल जाए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जब तुम जाओगे तो जाओ, जब आंधी चली तो तुम भी चमका जा रहे हो। जैसे ट्रेन को देखते हैं कि नहीं, ट्रेन को देखते हैं। ट्रेन कभी आई है कि चलो तुमको मैं काटूंगी? नहीं ना, तुम गए हो ना कटने। उसका तो देखिए जो ट्रेन होती है उसका तो रास्ता तय है कि भाई मैं इसी तरफ से जाऊंगी। तुम्हारा भी रास्ता तो तय है, तो पटरिया आप कहाँ जा रहे हो? हमारा रास्ता तो तय है ना, तो हम उसके रास्ते में आ रहे हैं कि वो हमारे रास्ते में आ रही है? हम उसके रास्ते में आ रहे हैं। तो जब उससे छेड़छाड़ करोगे फिर पता चला अरे मेरे बाबा तो गई ने, हथवा कट गया उनका, तो वो गलती किसकी है? आपकी है। आप उसके रास्ते में आए हैं, वो आपके रास्ते में नहीं आई। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो ज़्यादा हमें देखिए वो हमारे जीवन में प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान, वातावरण कभी हमें नुकसान पहुंचाता ही नहीं अगर हम उससे छेड़छाड़ ना करें। समझे? उपाय हमारे पास होते हैं, इलाज नहीं होते। बारिश हो रही, मैंने बताया ना बारिश हो रही है तो आप छाता लगा सकते हैं। छाता इलाज नहीं है, उपाय है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बारिश थोड़ी रुकवा देंगे कि रुकवा देंगे, चिल्ला देंगे रुक जाइए। जादू कभी कभार देखते हैं, जब एकदम बंद होने वाली बारिश है, देखो जादू देखो बंद हो गया, कला ना दिखाया करिए। बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। कुछ प्राकृतिक संसाधन है जैसे वन, वन्य जीव, जल, कोयला। ठीक है, 4 टॉपिक हम समझेंगे। वन का महत्व हमारे जीवन में क्या है? वन, जंगल हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? पहली चीज सबसे जरूरी पॉइंट है वन। जंगल ना हो तो ऑक्सीजन कतई नहीं होने वाला। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जंगल हैं उन्हें बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन के जंगल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसे बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन आती है उसका 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन के जंगल से आती है। अगर जंगल नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें दिया है। समझ रहे हैं? प्राकृतिक वे संसाधन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और प्रकृति के द्वारा वो दिए गए, तो वो कैसे संसाधन है? वो प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें वन के बारे में हम समझ रहे हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं वो समझते हैं। आर्थिक महत्व, जंगल की लकड़ियों को काट के बड़े बड़े फर्नीचर, यहां तक कि आपका कागज, ये आप जो बैठे ये टेबल किससे बना है? लकड़ियों से बना। तो लकड़ी कौन कंपनी बनाती है? नहीं ना, ये पेड़ पौधे से ही काट के बनाया गया। तो इसे बेचने के बाद, बनाने के बाद हम उससे क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ इनकम कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दूसरा होता है नियामक का कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पृथ्वी पर नियामक का कार्य, किसी चीज को नियंत्रित करने का काम, संतुलित करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या, जो बहुत ज्यादा जो वन है वो बहुत ज्यादा क्या काम करते हैं? नियामक का कार्य करते हैं। मतलब वायुमंडल, पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों को छोड़ दें तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इतने लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, केवल पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। उसमें भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वो कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर सभी जीव के लिए प्राणवायु का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो क्या काम करता है वन? नियामक का कार्य। मतलब वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अवशोषित कर लेती है, और उतनी जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है उससे, है ना, जितना लेती है उतना वो हमें क्या करती है? ऑक्सीजन दे देती है। एक तरह से कन्वर्टर का काम करती है। एक चीज लिया दूसरी चीज को दे दिया। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो हमें कौन दे रहा है? वन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सुरक्षात्मक कार्य। जंगल क्या काम करते हैं? अगला, ठीक है, आर्थिक महत्व, नियामक समझ में आ गया। सुरक्षात्मक कार्य, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप जानते हैं ना हिमालय को क्या बोला जाता है?
भारत का पहरेदार बोला जाता है। वैसे ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा की बूंदें डायरेक्ट कहाँ गिरेंगी? जमीन पे, जिससे मृदा का क्या होगा? अपर्दन होगा। भाई बहुत ज्यादा जमीन पे पानी गिरेगा तो मिट्टी कट जाएगी, है ना, उसका अपक्षरण हो जाएगा, और फिर जब उसके रेत, उसके कण अलग अलग हो जाएंगे, हवाएं बहेंगी तो वो कण क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। और जब वो उड़ जाएंगे तो वहां की, अगर मान लेते उपजाऊ मिट्टी थी तो वहां खत्म, है ना, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया सब। ठीक है, आगे बात करते हैं वन्य जीव के बारे में। वनों का महत्व समझ में आ गया बाबू। अब बात करते हैं वन्य जीव, जो जंगली जीव है वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दो टॉपिक है, बहुत आसान है। पारितंत्र का, अगर जंगली जीव नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पारिस्थितिक तंत्र में बताया था मैंने आपको कि पारितंत्र उतना ही अस्थायी होगा जितना वो क्या होगा? जटिल होगा। जितने ज्यादा जीव होंगे, जितनी जटिलता होगी, उतना ही क्या होगा? वो अस्थायी होगा। तो जो जंगली जीव होते हैं उनमें कोई बाउंडेशन है जनसंख्या के लिए कि भैया नहीं, शेर भाई साहब आपके 3 लड़के होंगे, है ना, लोमड़ी मौसी 2 लड़का ज़्यादा नहीं है कि नहीं, कौआ जी यहाँ आइए आप 3 अंडा ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं। तो वो क्या, मैंने बताया ना, हाँ कोयल देती है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो रिलेशन समझ गए ना। तो अब कहेंगे कुत्ता अब कुत्ता क्या, अब बताइए, है ना, तो बात समझी गए। कुत्ता स्तनधारी है तो कुत्ता बच्चा पैदा करता है? नहीं ना। चलिए बात करते हैं हम। देखिए कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे मैं आपसे बराबर पूछता हूँ ना, हाथी अंडा देती कि बच्चा, तो जो हाथी होता है वो वहनिष्ठ वर्ड है, वो कॉमन वर्ड है, वो दोनों के लिए लगाया जाता है। मोर कॉमन वर्ड है। अब मोरनी, है ना, अब कहते हैं ना बाल की खाल, अब बाल का भी खाल अगर उधेड़े तो अलग बात है। ठीक है, बात समझते हैं। वन्य जीव तो पारितंत्र को स्थायी बनाते हैं। जितने ज्यादा जीव होंगे, जितनी जटिलता होगी, उतना ही पारितंत्र क्या होगा? अस्थायी होगा। जितना पारितंत्र स्थायी होगा, जीवन उतना लंबा चलेगा। ठीक है, आगे बात जैव विविधता। जंगल में ही ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, जो जंगली जीव होते हैं वो एक दूसरे, इतने वैरायटी बन जाती है, इतने अलग। जैसे मैं आपको बताऊं, खच्चर की बात जानते हैं ना? खच्चर क्या हुआ है? घोड़ा और गधा दोनों का क्रॉस है खच्चर, समझ रहे हैं? मतलब घोड़ा की शादी किससे करा दी जाए, है ना, क्रॉस, समझ रहे हो? घोड़ी घोड़ा मत करना, ठीक है, हाँ, तुम सब गधा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, पारितंत्र को अस्थायी बनाते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं वो। अगला पॉइंट है जल। क्या करता है जल? आप जानते हैं ना, पृथ्वी पर जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जल को बाबू जितना बचा सको उतना बचाओ। आगे आपसे पूछा जाएगा कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, बूंद बूंद पानी को बचा के रखिए। जैसे जो नलकूप देखते हैं ना, जो नगर पालिका वगैरह में होते हैं, तो कुछ नलकूप ऐसे होते हैं कि बंद करने के बाद वो चालू रहते हैं। इधर से बंद करके इधर से फेंकने लगेगा, इधर से बंद करके इधर से फेंकने लगेगा। अच्छा, कुछ महापुरुष इतने टैलेंटेड होते हैं। मैंने एक वो देखा था, एक दीवार गिर रही थी, मतलब उसका पिलर टूट गया था, उनमें कोनो इंजीनियर नया आया तो प्लास्टिक बांधा था लपेट के। बताओ भैया, अगर वो दीवार गिरेगी तो प्लास्टिक रोक देगी उसको? गजब इंजीनियरिंग। अच्छा, पानी बहता है तो कुछ महान इंजीनियर हमारे देश के होते हैं, वो क्या करते हैं जानते हो? पाइपियम चढ़ा के प्लास्टिक बांध देंगे। अच्छा, जब बताओ, जब पानी लगातार बहेगा तो प्लास्टिक क्या ना फट जाएगी? गजब इंजीनियरिंग यार भाई, कूट कूट के इंजीनियरिंग भरी है हमारे यहाँ, नहीं भरी है? चलिए आगे बात करते हैं जल के बारे में। तो जल ही जीवन है। पृथ्वी पर केवल पीने लायक जो जल है वो 3%, मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, बाकी 97% नमक वाले पानी है। ठीक है, इससे हमें गाय भैंस को धोना चाहिए। हम इस वाले से गाय भैंस धोते हैं, मोटर लगा दिए हैं, वो पीने वाला पानी फेंक रहा है, अब भैंस को धोया जा रहा है। अब वो क्या बन जाएगी बताओ? सोनाक्षी सिन्हा बन जाएगी। कितना धोगे भैया, कितना धोएंगे बताइए? कितना धोए हम भैंस को, है कि नहीं? तो भाई देखिए, जो आपका लवणीय जल है उसका इस्तेमाल कीजिए धोने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस वाले पानी का इस्तेमाल हम गलत जगह पे, गलत चीज का इस्तेमाल आप ना करें। ठीक है, तो भैंस के लिए भाई देखिए, वर्षा के पानी, केरल को देखिए ना, केरल वालों को, उन्होंने वो क्या करते हैं, वो वर्षा वाले पानी से जानवर धोते हैं। धोइए, फिर जितना धोना धोइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन पीने के पानी को बचा लीजिए। ठीक है, तो ये हमें किससे मिला है? प्राकृतिक से मिला है। अगला पॉइंट है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम की मात्रा जो है वो सीमित है। इनका जितना कम से कम, देखिए ये दोनों भी क्या है, अगर इनका जितना उपयोग करेंगे, ये क्या करेंगे? वातावरण को प्रदूषित ही करने वाले हैं। कोयला जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड।
कम जलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरा जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं ना? तो देखिए जब आवश्यकता हो तभी कोयला या पेट्रोलियम का आप उपभोग करें, नहीं है तो ऑप्शन साइकिल आपके पास है ना? अब इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन जितना पर्यावरण को बचाने के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।